Hello students, I am Sandhir Kumar, lecturer of Electrical Engineering Department in Khandoli Institute of Technology, Grade. आज मेरा ये पहला लेक्चर है और मैं पावर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और उससे पहले मैं बेसिक्स कुछ बताऊंगा पावर सिस्टम्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एसएससी जेईई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जब पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है मेरा पावर, जिसको हम लोग पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन करंट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब हुआ कि जो वर्क डन करता है करंट एक पर यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं पावर। और इस पावर का यूनिट होता है वाट। हर एक चीज़ का यूनिट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर्स की 1 2 3 4 5, अगर उसके बीच में कोई यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस तरफ का है। जैसे बोलेंगे हम 5 6 7, तो ये कोई मतलब नहीं है। अगर हम बोलते हैं 5 वाट 5 एम्पियर, तो ये किसी चीज़ को डिनोट करता है कि नहीं ये पावर का यूनिट है, ये करंट का यूनिट है। तो इसलिए यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे पावर की डिफाइन करना होगा, अगर डीसी सर्किट में हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सिंपली प्रोडक्ट कर देते हैं वोल्टेज और करंट को डीसी सर्किट में, तो वो हमारे बताता है पावर। तो P इक्वल टू होता है V एंड I। जैसे सिंपली हम लोग डीसी सर्किट में जानते हैं कि पावर होता है, जो पावर होता है V इंटू आई होता है। डीसी सर्किट के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसका यूनिट होगा वाट। अगर ये भी है वोल्टेज, वोल्टेज की जब बात करते हैं तो उसका यूनिट देते हैं वोल्ट, और करंट की बात करते हैं तो उसका यूनिट देते हैं एम्पियर। एम्पियर सिंपली एम्पियर लिख देते हैं ए, जिसको डिनोट किया जाता है। और जब हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में मेरा पावर डिफरेंट टाइप्स का हो जाता है। अगर हम एसी सर्किट की बात करें, एसी सर्किट, तो ये पावर 3 टाइप्स में आ जाता है। इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ इलेक्ट्रिक पावर जनरली बोलेंगे क्योंकि ये पावर सिस्टम में हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसको जनरली हम लोग जब पावर सिस्टम में बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स का हो जाता है। पहला जो होता है वो होता है एक्टिव पावर, दूसरा जो होता है वो होता है रिएक्टिव पावर, और जो थर्ड नंबर होता है वो होता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये 3 टाइप के पावर जनरली हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। जहां एक्टिव पावर की बात होती है वहां VI cos phi यूज करते हैं। इसका यूनिट जो होगा वो होगा वाट, ठीक है। और जब रिएक्टिव पावर की बात करते हैं तो रिएक्टिव पावर होता है VI sin phi, और इसका जो यूनिट लिखते हैं VAR, वार, ठीक है। और जब एपरेंट पावर की बात करते हैं सिंपली ये होता है VI, और इसका जो यूनिट लिखते हैं वो VA लिखते हैं। तो हम लोग समझेंगे बेसिकली ये cos phi sin phi है क्या। तो जो cos phi और sin phi बताता है वो एंगल बताता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में। जैसे मान लिया जाए ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको phi से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसका प्रोडक्ट कोसाइन एंगल के साथ लेते हैं तो वो एक्टिव पावर को डिनोट करता है, और अगर इसी का प्रोडक्ट साइन एंगल के साथ लेते हैं तो वो रिएक्टिव पावर को डिनोट करता है। और जनरली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एपरेंट पावर होता है। इसको हम अगर समझना चाहें तो पावर एंगल ट्रेंगल से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। में हम लोग देखते हैं कि पावर एंगल ट्रेंगल जो होता है वो जनरली अगर हम बोले तो ये राइट एंगल ट्रेंगल को लेकर के, राइट एंगल ट्रेंगल के कंसेप्ट को लेकर के हम लोग पावर एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं। तो जब पावर एंगल ट्रेंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है बेस में ये VI cos phi, और ये जो होता है ये होता है VI sin phi, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, जो समेशन हम लोग लगाते हैं पावर एंगल ट्रेंगल को, उसको बोलते हैं VI, और जो एंगल डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं फाई एंगल। तो ये मेरा पावर एंगल ट्रेंगल में बताता है।
बेसिकली जो हाइपोटेनस हम लोग जब पढ़ते होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, तो उसमें हम लोग देखते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं तो उसमें बताते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है वो बेस और लेटिट्यूड का स्क्वायर के रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जगह अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ बात करें, पावर एंगल ट्रायंगल में, इसको पावर एंगल ट्रायंगल भी बोला जाता है, पावर एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये पावर एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो इसकी जब हम बात करें ये दोनों के स्क्वायर के रूट को निकालेंगे तो ये वी आई आएगा। तो सिंपली हम लोग ये पावर एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं कि जो कोसाइन एंगल के साथ वी आई का होता है वो होता है एक्टिव पावर, और इसको डिनोट करते हैं पी से, और जो साइन एंगल के साथ होता है वो होता है रिएक्टिव पावर, और इसको डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। और जो एपरेंट पावर की बात होता है तो इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। तो ये मेरा एक्टिव पावर को बेसिकली एक्टिव पावर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्टिव पावर जो वी आई कोस फाई होता है, इसको बेसिकली वाट पावर भी कहा जाता है। वाट पावर मतलब इसका यूनिट जो होता है वो वाट होता है। और जो रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर इसको वाटलेस पावर भी कहा जाता है। जो वी आई साइन फाई लिख रहे हैं इसको वाटलेस पावर भी कहा जाता है, वाटलेस पावर जो हम लोग बेसिकली यूज होता है पावर, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये जो यूज करते हैं वो एक्टिव पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको वाटलेस पावर और इसको वाट पावर भी कहते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जो कोस फाई एंगल है, फाई एंगल ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके जो सर्किट यूज करते हैं उसमें कितना इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, कितना इंडक्टेंस आप यूज किए हैं, कितना रेजिस्टेंस यूज करते हैं और कितना कैपेसिटेंस यूज करते हैं। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये कोस फाई का वैल्यू। जैसे मान लिया जाए जितना हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडक्टिव पावर ही रहता है या इंडक्टिव ही रहता है। तो इससे क्या होता है, इंडक्टिव जो होता है, जो इंडक्टर होता है वो लेगिंग पावर फैक्टर देता है। तो कोस फाई को बेसिकली पावर फैक्टर ही कहा जाता है, पावर फैक्टर ही है ये कोस फाई, क्या है, पावर फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि कितना हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर जो यहाँ पे होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है। रेजिस्टेंस में जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज V, और जो करंट होता है I, दोनों सेम फेज में होता है, वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होता है। जब हम प्योरली रेजिस्टेंस की बात करते हैं तब तो वहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है, एंगल वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है कहने का मतलब कि अगर कोस फाई का वैल्यू अगर हम लोग 0 लिख लें, फाई का वैल्यू जो 0 लिख लें तो कोस 0 का मान 1 होता है। इसी को बोलते हैं यूनिटी। मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस की यूज करें, प्योरली रेजिस्टिव प्रॉपर्टी रहेगा तो वहाँ पे मेरा एंगल होगा 0 डिग्री और मेरा जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, जहाँ पर प्योरली इंडक्टर यूज हो रहा होगा, तो वहाँ पे मेरा जो करंट होगा वो लैग करेगा वोल्टेज से। क्या करेगा? करंट लैग करेगा 90 डिग्री से लैग करेगा। अगर प्योरली इंडक्टिव होगा तब, अगर प्योरली इंडक्टिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं तो L, तो हमारा जो इंडक्टर जो करंट होगा वो लैग करेगा कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। तो यहाँ पे अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर जिसको PF भी कहा जाता है, अगर यहाँ पे हम पावर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री होगा, कोस 90 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर की बात करें वो 0 होगा। मतलब कि अगर हम पावर की बात करें, एक्टिव पावर की बात करें वी आई कोस फाई, तो यहाँ पे कोस फाई इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो वी आई इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिव पावर
कंज्यूम नहीं होगा जहां पर प्योरली इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन जनरली कोई भी सर्किट प्योरली इंडक्टिव नहीं होता, उसमें कुछ रेजिस्टिव जरूर होता है। ठीक है, तो प्योरली कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेरा करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाता है। वोल्टेज ये है मेरा और ये करंट मेरा 90 डिग्री से क्या हो गया, लीड कर जा रहा, 90 डिग्री लीड करेगा। यहाँ पर भी जब बात करेंगे पावर फैक्टर की, तो जहाँ पे हम लोग कोस फाई लिखते हैं, वो फाई मेरा क्या हो गया, फाई इक्वल टू 90 डिग्री जब हम लोग करेंगे, फाई इक्वल टू 90 डिग्री करेंगे तब कोस 90 डिग्री इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। कोस 90 डिग्री इक्वल टू फिर से जीरो, मतलब कि जहाँ पर प्योरली कैपेसिटर होगा वहाँ पर भी मेरा एक्टिव पावर जीरो होगा, और जहाँ पर प्योरली इंडक्टर होगा वहाँ भी एक्टिव पावर जीरो होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में या फिर मोटर्स में, वहाँ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होता है। मतलब कि जो सर्किट हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने घरों में वो आरएल सर्किट होता है। आरएल सर्किट, ये आरएल सर्किट में क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है वो थोड़ा करंट को लैग करा देता है। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी से करंट हमेशा वोल्टेज से लैग ही करेगा, और जहाँ भी कैपेसिटी प्रॉपर्टी आएगी वो करंट क्या होगा, वोल्टेज से लीड करेगा। तो हम लोग किसी एक चीज़ को रिफरेंस लेके लीडिंग और लैगिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग वोल्टेज को रिफरेंस लेके, मैं जब हमेशा बात कर रहा हूँ वो वोल्टेज को रिफरेंस लेकर के, वोल्टेज को रिफरेंस लेकर के हम लोग करंट को लीड और लैग करा रहे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं आरएल सर्किट की, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम वोल्टेज ये रिफरेंस लिए तो करंट टोटल 90 डिग्री नहीं होगा, सम कुछ एंगल से वो लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, कुछ एंगल से वो लैग करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा एक्टिव पावर होगा, जिसको पी बोलते हैं, डिनोट करते हैं वी आई और कोस फाई, ये कुछ वैल्यू देगा जिसका यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, वाट। ठीक है, हम आरसी सर्किट की बात करते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का मिक्सिंग प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट होता है, या जो सर्किट होता है जिसमें आर और सी का दोनों मिक्स रहता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग ही होगा, लेकिन प्योरली 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा। यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज है और जो करंट लीड करेगा वो सम कुछ एंगल से लीड करेगा। ये फाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर देगा जहाँ पे आरसी का कम्बिनेशन होगा, और जहाँ पे आरएल का कम्बिनेशन होगा वहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर देगा। तो बेसिकली यही इसी चीज़ को हम लोग पावर सिस्टम में बेसिक्स में ये पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में, जो बेसिकली पूरे पावर सिस्टम में यूज होता है। पावर फैक्टर जो बार बार मैंने यहाँ पर बता रहा था कि इतना डिग्री में आएगा, इतना डिग्री, तो पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है ये बता देना है। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बेसिकली इसको कोस फाई से डिनोट करते हैं। कोस फाई डिफरेंट तरीके से इसको हम लोग बता सकते हैं। पहला जो पावर फैक्टर होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन यहाँ से देते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका हम लोग लाते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग पावर फैक्टर का देते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। ये सब बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। और तीसरा जब हम पावर सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ठीक है, तो 10 टाइप से पावर फैक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हुआ कि इट इज
द एंगल बिटवीन कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। द सेकंड में देखें हम लोग कि कोस फाई इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर का रेशियो होता है। जैसे एक्टिव पावर को हम लोग क्या लिखते हैं वी आई कोस फाई, और एपरेंट पावर को क्या लिखते हैं वी आई कट गया, बचा क्या कोस फाई। तो यही क्या हुआ आपका पावर फैक्टर। तो ये सब आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। और अगर हम लोग बेसिक्स न्यूमेरिकल जानना चाहते हैं जो कंपटीशन लेवल के लिए है, तो वो बेसिक्स यही से पूछते हैं जो जूनियर इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। और अगला वीडियोस मेरा आएगा वो पावर सिस्टम से ही आएगा। जो 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो वीडियो रहेगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। थैंक यू।